तुम्हें कोई भी परेशान करता है तो तुम डायरेक्ट मुझसे कहेगी। गॉट इट? ये सुनते ही एरिशा ने हकलाते हुए कहा, नहीं, मैं आपसे नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपसे बताऊंगी तो आप नताशा जैसा हाल उसका भी करेंगे। मुझे तो अभी नताशा के बारे में सोचकर ही बुरा लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर तिरछी स्माइल के साथ गर्वित ने कहा, तुम्हें बेशक से मुझसे डराना चाहिए, लेकिन तब जब तुमने कुछ गलत काम किया हो और जब तुम कुछ गलत कर नहीं रही हो तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और अभी के लिए तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। ये सुनकर ना समझी में एरिशा ने कहा, कैसा काम? मैं कुछ समझी नहीं। इसके जवाब में गर्वित उसे ध्यान से देखते हुए बोला, क्या तुम भूल गई? तुमने मुझे हर रोज किस करने का प्रॉमिस किया था और आज 2 दिन हो गए, लेकिन तुमने मुझे किस नहीं किया। ये सुनते ही एरिशा की आंखें फिर से फैलकर चौड़ी हो गई। उसे इस वक्त इतना डर लग रहा था कि वो गर्वित का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, मुझे अभी बहुत वीकनेस फील हो रही है, प्लीज अभी के लिए रहने दीजिए, मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगी। उसकी बात सुनते ही गर्वित ने उसके चेहरे को कसकर पकड़ते हुए कहा, तो तुमने इसकी शुरुआत ही क्यों की थी? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे किस का एडिक्ट हो गया हूँ। अब जब तुम मुझे एक भी दिन किस नहीं करती तो मैं पागल हो जाता हूँ, इसलिए तुमने अगर शुरुआत की है तो इसे आगे तक भी तुम्हें ले जाना पड़ेगा। किस करो मुझे। ये सुनते ही एरिशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे आज अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने उस रात को गर्वित को सबसे पहली बार किस किया था। ना वो उसे किस करती और ना ही आज उसे ऐसी चीज झेलनी पड़ती। लेकिन उसने डरते हुए कुछ सोचकर बोला, आपको नताशा के बारे में वो सब कुछ कैसे पता चला और नताशा की ऐसी वीडियो आपके फोन में क्या कर रही थी? सच सच बताएं, आप प्रोफेसर ही हैं ना? क्योंकि आपकी जैसी हरकतें और जैसी पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अलग है। आप मुझे कोई अंडरवर्ल्ड के डॉन लगते हैं। ये सुनकर गर्वित ने अब हंसते हुए कहा, मैं वही तो हूँ। ये सुनते ही एरिशा शॉक हो गई और जोर से बोली, क्या? उसके जवाब में गर्वित गहरी एक्सप्रेशंस के साथ बोला, अगर तुम्हारी नजरों में मैं अंडरवर्ल्ड का कोई डॉन हूं तो तुम वही समझ लो, लेकिन मुझे पता है कि मैं अभी के लिए तुम्हारा प्रोफेसर हूं। मुझे तुम्हारी फिक्र है और तुम मेरी स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट होने के नाते तुम्हें मेरी सारी बातें माननी चाहिए। ये सब सुनकर फिर एरिशा थोड़ा सा रिलैक्स हुई, लेकिन फिर भी वो हिचकिचाते हुए बोली, प्रोफेसर ये कब तक चलने वाला है? क्योंकि मैं अब इन सब चीजों से सच में थक गई हूँ, और अगर गलती से भी मेरे डैडी को ये सब पता चला तो वो क्या सोचेंगे? वो मुझसे बहुत नाराज होंगे, और वो आप पर भी कितना यकीन करते हैं। उन्हें जब पता चलेगा कि आप मेरे साथ ऐसा करते हैं तो। लेकिन तभी अचानक से गर्वित ने उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, शश, तुम फिक्र मत करो। पहली बात तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर उन्हें पता भी चलता है तो मैं उन इंसानों में से नहीं हूं जो तुम्हें बीच में छोड़कर चला जाए। अगर मैंने तुम्हारे हाथ को पकड़ा है तो उसे बीच में छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, बल्कि सबके बीच तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए पकड़ा है। सो डोंट वरी, और अब मुझे किस करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर उसने उसे कमर से पकड़कर अपने गोद में बिठा लिया। एरिशा काफी छोटी सी थी, इसलिए वो गर्वित की गोद में और भी ज्यादा छोटी बच्ची लगने लगी। उसने धीरे से गर्वित को कंधे से पकड़ा और अपने कांपते हुए होठों से बोली, प्लीज प्रोफेसर, ये सब कुछ जल्दी से बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा। ये कहते हुए उसने ना चाहते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाया और गर्वित के होठों को धीरे से अपने होठों से टच किया। गर्वित ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके होठों के कोनों पर एक शातिर स्माइल आ गई। एरिशा ना चाहते हुए भी गर्वित को चुपचाप किस कर रही थी, और गर्वित उसकी कमर को सहला रहा था, जिससे एरिशा हल्के से आहें भरने लगी और उसकी पूरी बॉडी में सिरहन होने लगी। लगभग 5 मिनट बीते थे कि तभी दरवाजा खटखटाते हुए अभिषेक जी ने कहा, एरिशा बेटा, क्या तुम अंदर हो? तुमने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? एर्था, जो गर्वित को किस कर रही थी, जैसे ही उसने अभिषेक जी की आवाज सुनी वो बिल्कुल हैरान हो गई और घबराते हुए तुरंत गर्वित की गोद से बेड पर बैठ गई। वो जल्दबाजी के साथ बोली, प्रोफेसर डैडी आए हैं, अब हम क्या जवाब देंगे उन्हें, और आप ही यहीं पर है। मुझे डर लग रहा है, कहीं उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो। गर्वित इसके जवाब में अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर बोला, मुझे किसी का कोई डर नहीं है।
शुरुआत तुमने की थी इस गलती की और अब तुम इस गलती की भरपाई कर रही हो, तो तुम्हें भी डरना नहीं चाहिए। गलती की भरपाई सुनकर एरिशा ने गुस्से के साथ दांत पीसते हुए कहा, आज के बाद मुझे ये तो पता चल गया कि आप दुनिया के सबसे निर्दयी इंसान हैं। आप एक हार्टलेस हैं, लेकिन मुझे एक बात और पता चली है कि आप एहसान फरामोश भी हैं। ये सुनकर गर्वित ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तुमने मुझ पर ऐसा कौन सा एहसान किया जो मैं नहीं मान रहा हूँ और एहसान फरामोश बन रहा हूँ। ये सुनकर एरिशा ने दांत पीसते हुए कहा, यही कि मैं आपको हर रोज किस करती हूँ और इसके बदले आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। ये सुनकर गर्वित ने गहरी स्माइल के साथ कहा, अगर तुम मुझे किस करती हो तो इसके बदले मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए। ये सुनकर एरिशा कुछ कहती उससे पहले अभिषेक जी की आवाज आई, एरिशा बेटा कहीं तुम सो तो नहीं गई? मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आया था। मिस्टर गर्वित ने बिल्कुल ठीक कहा था, तुम फ्रूट्स खाओगी और जूस पियोगी तो तुम्हें ताकत आएगी। ये सुनकर एरिशा ने जल्दबाजी के साथ कहा, डैडी गेट पर खड़े हैं, वो पूछेंगे कि हमने दरवाजा क्यों बंद किया था, तो हम क्या जवाब देंगे? प्रोफेसर प्लीज कुछ कीजिए ना, मुझे डर लग रहा है। इसके जवाब में गर्वित अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। इसी के साथ में वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एरिशा ने जैसे ही ये देखा, उसकी आंखें फिर से बड़ी हो गई। दूसरे ही पल गर्वित ने दरवाजा खोल दिया। अभिषेक जी ने जैसे ही गर्वित को देखा, वो एक पल के लिए हैरान हो गए। वो हिचकिचाते हुए बोले, मिस्टर गर्वित क्या आप ही अंदर थे? इसके जवाब में गर्वित ने सीरियस आवाज में कहा, हाँ मुझे इससे कुछ पर्सनल बात करनी थी। एक्चुअली कॉलेज में कुछ हुआ है जिसके लिए ये थोड़ी डर गई है, बट आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे समझा दिया है, अब ये नहीं डरेगी। आप इसे अच्छे से फ्रूट खिलाएं। अभिषेक जी ने जब ये सुना तो उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आप सच में मेरी बेटी के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। ये सुनते ही उधर एरिशा गुस्से से कसमसा गई और वहीं गर्वित के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। 21 ऐसी जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं होगी। अब आगे। ये सुनकर एरिशा कुछ कहती उससे पहले अभिषेक जी की आवाज आई, एरिशा बेटा कहीं तुम सो तो नहीं गई? मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आया था। मिस्टर गर्वित ने बिल्कुल ठीक कहा था, तुम फ्रूट्स खाओगी और जूस पियोगी तो तुम्हें ताकत आएगी। ये सुनकर एरिशा ने जल्दबाजी के साथ कहा, डैडी गेट पर खड़े हैं, वो पूछेंगे कि हमने दरवाजा क्यों बंद किया था, तो हम क्या जवाब देंगे? प्रोफेसर प्लीज कुछ कीजिए ना, मुझे डर लग रहा है। इसके जवाब में गर्वित अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। इसी के साथ में वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एरिशा ने जैसे ही ये देखा, उसकी आंखें फिर से बड़ी हो गई। दूसरे ही पल गर्वित ने दरवाजा खोल दिया। अभिषेक जी ने जैसे ही गर्वित को देखा, वो एक पल के लिए हैरान हो गए। वो हिचकिचाते हुए बोले, मिस्टर गर्वित क्या आप ही अंदर थे? इसके जवाब में गर्वित ने सीरियस आवाज में कहा, हाँ मुझे इससे कुछ पर्सनल बात करनी थी। एक्चुअली कॉलेज में कुछ हुआ है जिसके लिए ये थोड़ी डर गई है, बट आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे समझा दिया है, अब ये नहीं डरेगी। आप इसे अच्छे से फ्रूट खिलाएं। अभिषेक जी ने जब ये सुना तो उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, बैंक पूसी मैं आप सच में मेरी बेटी के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। ये सुनते ही उधर एरिशा गुस्से से कसमसा गई और वहीं गर्वित के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। कुछ ही देर में गर्वित वहां चला गया। अभिषेक जी अपने हाथ में फ्रूट की ट्रे लेकर एरिशा के पास आए। एरिशा इस वक्त बस गुस्से से ही कसमसाए जा रही थी। तभी अभिषेक जी ने प्यार से कहा, बेटा तुम्हें अपने प्रोफेसर के साथ तमीज से पेश आना चाहिए। वो कितने अच्छे हैं, उन्होंने कितना तुम्हारा ख्याल रखा, और अभी अगर वो तुम्हें यहाँ ना लेकर आते तब तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे साथ क्या हो गया और क्या नहीं। उनकी ये बात सुनकर एरिशा ने गुस्से के साथ कहा, डैडी जो दिखता है वही असलियत नहीं होता। आप बहुत जल्दी सब पर यकीन कर लेते हैं, फिर वो चाहे मेरे प्रोफेसर ही क्यों ना हो। उसकी बात सुनकर अभिषेक जी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम अभी भी उस फोन की बात को लेकर उनसे नाराज हो। बेटा वो एक मामूली सा फोन है, तुम अब तो अपने प्रोफेसर को माफ कर सकती हो। उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, और अगर तुम अभी भी उनसे नाराज रहना चाहती हो तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। फोन की बात सुनकर एरिशा ने मन ही मन गुस्से के साथ कहा, मैं तो फोन वाली बातें कब का भूल चुकी हूँ।
लेकिन जो आज प्रोफेसर ने मेरी आंखों के सामने किया, वो मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। मेरी आंखों में रह रहकर नताशा का चेहरा आ रहा है। उसका वो जीभ काटना मुझे अंदर से पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं ये बात किसे बताऊं। ये बात किसी से बताने लायक भी एक तरह से नहीं है। ना तो मैं लारा से बता सकती हूँ और ना ही किसी और से। ओ गॉड, प्लीज मुझे इन सब से बाहर निकालिए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। लेकिन तभी अभिषेक जी ने प्यार से कहा, बेटा तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम अब फ्रूट्स खाओ और आराम करो। मैं तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर बनाने जा रहा हूँ। ये सुनकर एरिशा ने बस अपना सर हिला दिया, जिसके बाद ये अभिषेक जी वहां से चले गए। इधर उनके जाने के बाद एरिशा ने फ्रूट्स खाते हुए खुद से कहा, तुमने जिस वक्त में प्रोफेसर को किस किया था, वो सबसे मनहूस वक्त रहा होगा। तभी तो उसके बाद से तुम्हारी जिंदगी ऐसी पलट कर रह गई है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रही हो। मुझे खुद पर ही तरस आ रहा है। ये कहते हुए वो खुद से ही बड़बड़ाए जा रही थी। लेकिन तभी अभिषेक जी वापस से उसके कमरे में आए, जिसे देखकर एरिशा जल्दी से चुप हो गई। वो ना समझी में बोली, क्या हुआ डैडी, क्या आपको कुछ काम था? तभी अभिषेक जी ने अपना फोन पॉकेट से निकाला और उसे देते हुए बोले, ये मैं तुम्हारे लिए फोन लेकर आया था। अभी के लिए इससे काम चला लो। मैं कुछ ही दिनों में मार्केट जाऊंगा तो तुम्हारे लिए अच्छा फोन लेकर आऊंगा। फोन का नाम सुनते ही एरिशा ने फोन को देखा। वो एक नॉर्मल सा फोन था, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने फोन को लिया और प्यार से बोली, डैडी मेरे लिए यही फोन काफी है। वैसे भी इस वक्त मेरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है, तो मैं सेल्फी वगैरह नहीं लूंगी। तो कुछ वक्त के लिए मैं इसी से काम चलाऊंगी। आपको मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले ही आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसकी बात सुनकर अभिषेक जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें सारी खुशियां दूंगा और फिर इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। तुम मेरी बेटी हो। अगर मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो और किसके लिए करूंगा? उनकी ये बात सुनकर एरिशा मुस्कुरा दी और फिर वो वहां से चले गए। इधर एरिशा ने उस फोन में अपना सिम कार्ड डाला। सिम कार्ड डालने के बाद उसने जल्दी से गहरी सांस लिया और बोली, अब सबसे पहले मुझे आदर्श के पास कॉल करना होगा। मुझे आदर्श से सारी बातें बतानी होगी, क्योंकि वो जिस तरह कॉलेज में मुझसे नाराज होकर दूर बैठा हुआ था, मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वही इकलौता मेरे लड़कों में दोस्त है। अगर वो मुझसे ऐसे नाराज हो जाएगा तो फिर मैं कैसे वहां पर खुश रह पाऊंगी? ये सब सोचते हुए उसने जल्दी से आदर्श के पास कॉल डायल किया। थोड़ी देर में उधर से आदर्श ने कॉल पिक किया और बोला, हेलो, हु इज दिस? कौन बोल रहा है? ये सुनते ही अपनी आंखें बड़ी करते हुए एरिशा ने कहा, आदर्श ये मेरा ही तो नंबर है। क्या तुमने मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया, जो तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? उधर से आदर्श ने गुस्से के साथ कहा, हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए दोबारा मेरे पास कॉल मत करना। ये सुनकर एरिशा समझ गई कि आदर्श अभी भी नाराज है, जिस वजह से वो जल्दबाजी के साथ बोली, आदर्श आई एम सॉरी। कॉलेज में मैं तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे, पर यहाँ पर मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज आदर्श रुक जाओ, मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर आदर्श ने गुस्से के साथ कहा, एरिशा क्या सुनना चाहती हो तुम? आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ कुछ भी करोगी और मैं देखता रहूंगा? देखो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दुनिया की इकलौती लड़की हो जो मेरे करीब आए हो तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, बस फर्क कितना है कि तुम उन सब से थोड़ी अलग थी। लेकिन वो गलतफहमी भी दूर हो गई। तुम उन सब से बिल्कुल भी अलग नहीं थी। तुम भी बाकियों की तरह धोखेबाज निकली, जो आखिरी मोमेंट पर मुझे धोखा देकर चली जाती है। आदर्श के ऐसे इल्जामों को सुनकर एरिशा की आंखें बड़ी हो गई और उसने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, आदर्श मुझे धोखेबाज कहना बंद करो। मैंने कोई तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि मैं तुम्हें कॉल करके पहले ही बताने वाली थी, पर उस टाइम पर मेरा फोन ही खराब हो गया और मुझे तुम्हारा नंबर भी याद नहीं था और लारा भी तुमसे ज्यादा खुश नहीं रहती, इसलिए मैं लारा से भी कॉल नहीं करवा सकती थी। उसकी ये सारी बातें सुनकर आदर्श, जो सोफे पर बैठकर वाइन पी रहा था, उसने चिढ़कर कहा, तुम मुझे सफाई नहीं दे सकती।
क्योंकि मैं तुम्हारी सफाई पर यकीन नहीं करूंगा। इसके जवाब में एरिशा ने कहा, मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हें सफाई देने का। बस मैं तो इतना कह रही थी कि जिस तरह से तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो वो गलत है। मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। अगर मैं वादा करती हूँ तो उसे जरूर निभाती। लेकिन तभी आदर्श ने कहा, पर तुमने अपना वादा नहीं निभाया। तुमने कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर पूरे कॉलेज के सामने उस पार्टी में जाओगी। लेकिन तुम उस पार्टी में आए ही नहीं, बल्कि पता नहीं कहाँ चली गई। ये सुनकर अब एरिशा को समझ नहीं आया कि वो क्या बताए कि आखिर वो पार्टी छोड़कर कहाँ गई थी। लेकिन तभी उसने कुछ सोचते हुए कहा, एक्चुअली आदर्श, मैं अपने आइडियल से मिलने गई थी। आइडियल का नाम सुनते ही आदर्श, जो वाइन पी रहा था, वो एक पल के लिए रुक गया और दूसरे ही पल गुस्से के साथ बोला, व्हाट यू मीन? तुम कौन से आइडियल से मिलने गई थी जो तुम मेरे साथ पार्टी में नहीं आ पाई? इसके जवाब में अब एरिशा ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाना चाहती, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। जैसे लारा को मेरे बारे में सब कुछ पता होता है, वैसे तुम्हें भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली बात यह है कि मेरी मोस्ट फेवरेट आइडियल धानी रावत है। उनके बारे में तो पूरी दुनिया को पता है, तो तुमको भी पता होगा। वो एक सितारा है, सिंगर है, डांसर है, स्टेज होस्ट है। I mean, वो एक मल्टीटास्किंग इंसान है। मुझे वो बहुत पसंद है और कल वो यहाँ पर आई हुई थी, जिस वजह से मैं उनसे मिलने के लिए चली गई थी, क्योंकि वो पहली बार यहाँ पर आई थी और लारा ने मेरे लिए टिकट्स भी बुक करवाई थी। मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें धोखा भी नहीं देना चाहती थी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कॉल करके सुबह ही मना कर दूंगी कि मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास कॉल करती उससे पहले ही मेरा फोन खराब हो गया और फिर मजबूरी में मुझे तुमसे बिना बताए ही जाना पड़ा। अब प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे सब सच बता दिया है। बाकी हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी ये सारी बातें सुनते ही अचानक से वाइन के गिलास पर आदर्श की पकड़ कस गई और उसने गुस्से के साथ कहा, तो तुम अपने आइडियल से मिलने गई थी, इसलिए तुमने मेरे साथ पार्टी में आना कैंसिल कर दिया। एरिशा, तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने कहीं नहीं देखी। तुम्हें पता भी है उस दिन पार्टी में मेरी कितनी इंसल्ट हुई थी। वो नताशा देखकर मुझे हंस रही थी। उसने कहा कि तुम एक धोखेबाज लड़की हो जो मुझे धोखा देकर चली गई और तुम अब ये कह रही हो कि मैं तुमसे नाराज ना हूँ। तुमने बहुत गलत किया है, मैं इसके लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये सुनते ही एरिशा की आंखें बड़ी हो गई। उसे नताशा के लिए जो अभी तक बुरा लग रहा था, अब वो बुरा लगा बंद हो गया था। उसने गुस्से के साथ कहा, तो नताशा ने तुमको मेरे खिलाफ भड़काया था, इसलिए तुम नाराज होकर बैठे हो। आदर्श, क्या तुम खुद से सोच समझ नहीं सकते? शायद मैंने तुमसे दोस्ती करके गलती कर दी। इसी के साथ एरिशा ने कॉल कट कर दिया और वहीं आदर्श ये सब सुनकर गुस्से से अपने फोन को देखने लगा और दूसरे ही पल उसने वाइन के गिलास को जमीन पर पटक दिया। वो दांत पीसते हुए बोला, तुमने ये ठीक नहीं किया, लेकिन इसके लिए पहले मुझे किसी और से बात करनी पड़ेगी। ये कहते हुए उसने अपना फोन उठाया और बालकनी में चला गया। कुछ देर में उसने कॉल डायल किया और फिर तभी थोड़ी देर में उधर से कॉल पिक हुआ और एक आवाज आई, आदर्श, क्या बात है? आज कितने दिनों बाद तुम्हें अपनी बुआ की याद आई? इसके जवाब में आदर्श ने गुस्से के साथ कहा, बुआ, पहले मुझे ये बताए कि आप तो लंदन में अपनी फैन मीटिंग कर रही थी ना, तो अचानक से आप दिल्ली कैसे आ गई? उसकी ये बात सुनकर अचानक से उधर से धानी की आवाज आना बंद हो गई। तभी आदर्श ने फिर से कहा, बुआ बताए ना, आप अचानक से यहाँ पर इंडिया क्यों आ गई और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? मैंने आपसे कहा था ना कि आप जब भी इंडिया आएंगे तो मुझे जरूर बताएंगे। आप पूरे 2 सालों बाद इंडिया आए, पर आपने मुझे बताया तक नहीं। यहाँ तक कि आप अभी भी दिल्ली में हैं, तब भी आपने मुझे नहीं बताया। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? डैड मुझसे नाराज है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने भी सोच लिया है कि आप भी मुझसे नाराज रहेंगे? तभी धानी ने जवाब दिया, नहीं नहीं आदर्श, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। इसके जवाब में आदर्श ने गुस्से के साथ कहा, तो आप ही मुझे समझाइए कि मैं क्या समझे, क्योंकि अचानक से आप यहाँ पर आकर फैन मीटिंग कर रही है और मुझे बताया तक नहीं। उधर धानी, जो इस वक्त सोफे पर बैठी अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी, उसने आखिर में परेशान होकर गहरी सांस लेकर कहा, देखो आदर्श, यहाँ मैं खुद भी नहीं आना चाहती थी,
पर एक तरह से मैं जबरदस्ती बुलाई गई हूँ। जबरदस्ती की बात सुनकर आदर्श ने गुस्से के साथ कहा, कौन है ऐसा इंसान जो जबरदस्ती कर रहा है मेरी बुआ के साथ? मैं आदर्श रावत हूँ, मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। बताएं मुझे, किसने आपके साथ ये सब कुछ किया है? तभी धानी ने इसके जवाब में धीरे से कहा, तुम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो तुमसे भी बड़े हैं और तुम उनके बाल तक को टच नहीं कर पाओगे। ये सुनते ही आदर्श ने गुस्से के साथ कहा, आखिर हम रावत से बड़ा ऐसा कौन सा इंसान आ गया है जिसका मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा? अगर ऐसी बात है तो मैं गर्वित चाचू से बात करूंगा। गर्वित चाचू के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। आपको ये बात अच्छे से पता है, इसलिए बताएं मुझे, आप हमारी बुआ है और आपके साथ अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सुनकर धानी ने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे अरे, पहले तुम शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। एक्चुअली बात ये है कि खुद गर्वित भाई ने ही जबरदस्ती मुझे यहाँ पर बुलाया है। आदर्श अभी तक काफी गुस्से में था। उसने जैसे ही धानी की ये बात सुनी, वो एक पल के लिए शॉक हो गया और अचानक से उसकी पकड़ फोन पर कस गई। सेकंड चैप्टर देर रात आएगा, लेकिन कमेंट आएगा तब, क्योंकि मुझे मोटिवेशन चाहिए जो कि कमेंट से आता है। 22 गर्वित का पागलपन। अब आगे। ये सुनते ही आदर्श ने गुस्से के साथ कहा, आखिर हम रावत से बड़ा ऐसा कौन सा इंसान आ गया है जिसका मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा? अगर ऐसी बात है तो मैं गर्वित चाचू से बात करूंगा। गर्वित चाचू के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। आपको ये बात अच्छे से पता है, इसलिए बताएं मुझे, आप हमारी बुआ है और आपके साथ अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सुनकर धानी ने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे अरे, पहले तुम शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। एक्चुअली बात ये है कि खुद गर्वित भाई ने ही जबरदस्ती मुझे यहाँ पर बुलाया है। आदर्श अभी तक काफी गुस्से में था। उसने जैसे ही धानी की ये बात सुनी, वो एक पल के लिए शॉक हो गया और अचानक से उसकी पकड़ फोन पर कस गई। तभी उधर से धानी ने फिर से कहा, एक्चुअली बात ये है कि मैं उस वक्त लंदन में ही अपनी फैन मीटिंग कर रही थी, पर अचानक से भाई का कॉल आया। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर एक अर्जेंट फैन मीटिंग करनी पड़ेगी। तुम्हें तो पता है कि मैं भाई की बातों को कभी नकार नहीं करती, और फिर मैंने बिना वजह जाने अपनी लंदन की फैन मीटिंग कैंसिल की और अचानक से दिल्ली में फैन मीटिंग कर ली, और ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे तुमसे भी बताने का मौका नहीं मिला। इनफैक्ट मैं अभी तक घर भी नहीं गई हूँ और दिल्ली में ही हूँ, लेकिन मैंने सोचा था कि घर जाने से पहले मैं एक बार तुम्हारे और भाई के साथ डिनर करूंगी, और इसके लिए मैंने कल शाम का प्लान भी बनाया है और मैं तुम्हारे पास कल सुबह ही कॉल करने वाली थी। इसलिए प्लीज तुम नाराज होना बंद करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तभी अचानक से आदर्श ने कहा, बुआ मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया, और वही उसकी बात सुनकर धानी को कुछ समझ नहीं आया और वो नासमझी में बोली, इस लड़के को क्या हुआ? इसने अचानक से ऐसे कॉल क्यों कट कर दिया? आई होप सब कुछ ठीक हो। पहले ही ये इतने गुस्से में भड़का हुआ है और अब पता नहीं क्या करेगा। कल शाम मैंने डिनर के लिए होटल बुक कर लिया है। इतने वक्त बाद मैं यहाँ आई हूँ तो अपने भाई और भतीजे के साथ डिनर करना तो बनता ही है। ये कहते हुए उसने गर्वित के पास कॉल डायल कर दिया। कुछ ही देर में कॉल पिक हुआ तो धानी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? उधर से गर्वित की भारी आवाज आई, क्या बात करनी है तुमको? डायरेक्ट ये बात सुनकर धानी ने लाचारी से कहा, भाई मैं आपकी बहन हूँ, एटलीस्ट कभी तो आप मुझसे अच्छे से बात कर लिया करिए। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी रोबोट मशीन से बात कर रही हूँ। खैर ये सब कुछ छोड़िए, मैंने ये कहने के लिए कॉल किया था कि कल मैंने आपके और आदर्श के साथ डिनर करने के लिए होटल बुक किया है, तो आप दोनों शाम को टाइम से पहुंच जाना। और एक बात, मुझे आपकी इसमें ना नहीं सुननी, क्योंकि आप पहले ही मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते, और जब से आप दिल्ली अपने बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं तब से तो आप मुझे बिल्कुल भूल ही गए हैं, और अगर आपने मुझे मना किया तो मैं आपकी शिकायत दादाजी से कर दूंगी। उधर से कुछ देर बाद आवाज आई, ऑलराइट, जिसके बाद कॉल कट हुआ और धानी ने स्माइल के साथ कहा, फाइनली कल बहुत मजा आने वाला है। लेकिन ये कहते कहते अचानक से उसके दिमाग में इरिशा का ख्याल आया, और इरिशा का ख्याल आता ही धानी ने खुद से कहा, आखिर मैटर क्या है? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। भाई ने उस लड़की के लिए मुझे यहाँ तक बुलाया,
पर वो लड़की तो बहुत ज्यादा छोटी दिख रही थी। इनफैक्ट वो तो मुझे कोई कॉलेज गर्ल लग रही थी। पता नहीं भाई के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर उनके दिमाग में वो लड़की होगी तो मुझे कल उन्हें समझना होगा कि वो उस लड़की का ख्याल छोड़ दे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटी है। ये कहते हुए वो गुनगुनाते हुए फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ आदर्श काफी स्पीड के साथ कार ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर में उसने अपनी कार दिल्ली के सबसे पोश इलाके के एक बड़े से आलीशान पैलेस के बाहर रोक दी। उसे पैलेस को गुस्से के साथ देखते हुए आदर्श ने कहा, चाचू आपको मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो कार से बाहर निकला और सीधे पैलेस के अंदर की तरफ बढ़ गया। लेकिन वो जैसे ही अंदर पहुंचा, सामने ही मेड खड़ी थी। मेड को देखते ही आदर्श ने गुस्से के साथ कहा, चाचू कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है, अभी के अभी उन्हें बुलाओ। लेकिन इसके जवाब में मेड ने हिचकिचाते हुए कहा, पर सर तो यहाँ रहते ही नहीं है। ये सुनते ही आदर्श शॉक्ड हो गया और शॉक होकर बोला, बताइए क्या कह रही हैं आप? अगर चाचू यहाँ पर नहीं रहते तो कहाँ रहते हैं? जहाँ तक मुझे पता है वो यहीं पर रहते हैं। इसलिए झूठ मत बोलो और जल्द से जल्द उनसे कहो कि मैं उनसे मिलने आया हूँ या फिर मैं खुद ही स्टडी रूम में जा रहा हूँ, क्योंकि वो इस वक्त स्टडी रूम में ही होंगे। ये कहकर वो वहां से जाने लगा तो मेड ने फिर से कहा, सर मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बड़े सर यहाँ पर नहीं रहते, बस हम उनकी गैर मौजूदगी में वहाँ की साफ सफाई करते रहते हैं। ये सुनकर फिर से आदर्श के चलते कदम रुक गए और उसने हैरानी के साथ कहा, अगर चाचू यहाँ पर नहीं रहते तो आखिर वो कहाँ रहते हैं? मुझे तो पहले ही शक था वो दिल्ली आए ही किसी और मकसद के लिए है, लेकिन वो मकसद है क्या? अब मुझे उनके बारे में ही पता लगाना होगा। ये कहते हुए वो वहां से सीधे बाहर निकल गया। अगली सुबह का वक्त था। एरिशा जल्दबाजी के साथ रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गई। कुछ देर में वो कॉलेज पहुंची तो वहां का माहौल में काफी ज्यादा सन्नाटा था। तभी एक स्टूडेंट ने उससे कहा, कैंपस में पहुंचो, सभी स्टूडेंट वहीं पर है। ये सुनकर एरिशा ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? इसके जवाब में स्टूडेंट ने कहा, हाँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वहां पहुंचने पर पता चल जाएगा। ये सुनकर एरिशा के दिमाग में कल की बातें चलने लगी, जिस वजह से वो और भी ज्यादा घबराने लगी। लेकिन किसी तरह वो कैंपस में पहुंची। जब वो कैंपस में पहुंची तो वहां पूरे कॉलेज के लगभग स्टूडेंट्स खड़े थे। उन सब के बीच वो बहुत ही ज्यादा छोटी नजर आ रही थी और वो बस चुपचाप अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी हो गई। तभी प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखकर बोले, कल हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि उस एक्सीडेंट के बारे में हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आज कोई पढ़ाई नहीं होगी। आज आप सब अपने घर जाए और अभी उस एक्सीडेंट के बारे में हम रिवील भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही भयानक एक्सीडेंट है। इसलिए कोई भी सवाल जवाब मत कीजिएगा और अभी के लिए आप सब चुपचाप घर जाए। ये सुनते ही सभी वहां पर कानाफूसी करने लगे। तभी लारा एरिशा से धीरे से बोली, ऐसा कौन सा एक्सीडेंट हो गया कॉलेज में कि कॉलेज ही बंद हो रहा है? इसके जवाब में एरिशा ने घबराते हुए कहा, मुझे कैसे पता होगा? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? लारा उसकी घबराहट देखकर मुंह बनाकर बोली, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम इतनी ज्यादा डर क्यों रही हो? कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब है? ये सुनते ही एरिशा तुरंत अपना थूक टिकते हुए बोली, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, तुम मेरा यहीं इंतजार करना। ये कहकर वो तुरंत दौड़ते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और वहीं लारा उसे नासमझी में जाते हुए देखते रह गई। इधर एर्था वॉशरूम में पहुंची और वो जोर जोर से सांस लेने लगी। उसकी आंखों में डर से आंसू आ गया और उसने कहा, प्रिंसिपल को पता चल गया कि कल नताशा के साथ हुए एक्सीडेंट में मैं भी शामिल थी, तब क्या होगा? वो तो मुझे इस कॉलेज से निकाल देंगे और फिर मेरे डैडी का सपना टूट जाएगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये कहते हुए वो वहीं जमीन पर ही खुद को हक करके बैठ गई। वो सच में इस वक्त कांप रही थी। फिर तभी अचानक से किसी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम यहाँ ऐसे डर क्यों रही हो? जैसे ही एरिशा के कान में गर्वित की ही आवाज गई, वो बिल्कुल खामोश रह गई। लेकिन तभी उसने दूसरे ही पल गर्वित को खुद से दूर धक्का दिया। वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोली, ये सारी गलती आपकी है।
मुझे आपसे डर लग रहा है। आप मेरे करीब भी मत आइएगा। आपकी वजह से मैं आज बर्बाद होने के कगार पर आ गई हूँ। इसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूंगी प्रोफेसर। अभी के अभी चले जाए यहाँ से। वे कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वहीं गर्वित के सब सुनकर गुस्से से उसके तरफ बढ़ा और उसके गर्दन को पकड़कर बोला, शट अप, तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने तुमसे कह दिया कि तुम्हें इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है। ये सुनकर एरिशा ने घबरा कर कहा, लेकिन अगर प्रिंसिपल को गलती से भी पता चला कि मैं भी इन सब में थी, तो क्या होगा? इसके जवाब में गर्वित उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सो डोंट वरी। गर्वित ने ये कहा, पर पता नहीं क्यों पर एरिशा को थोड़ा सा तो सेटिस्फैक्शन मिल गया था, जिस वजह से वो सुबकते हुए फिर गर्वित को खुद से दूर करके बोली, मैं अब जा रही हूँ, छोड़िए मुझे। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी गर्वित ने उसे घूरते हुए कहा, आज शाम तुम मेरे साथ डिनर पर चल रही हो। अचानक से ये बात सुनते ही एरिशा एक पल के लिए शॉक हो गई। उसके चलते कदम भी रुक गए थे। वो तुरंत हैरानी के साथ मुड़ते हुए बोली, व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो है? इसके जवाब में गर्वित अपनी सर्द आवाज में बोला, एज स्टूडेंट, तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। शाम को मेरे साथ तुम्हें डिनर पर चलना पड़ेगा। दैट्स इट। ये कहते हुए वो वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। एरिशा का तो दिमाग ही पागल हो गया। वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, लेकिन मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि एक स्टूडेंट प्रोफेसर के साथ ऐसे डिनर पर जाए। तो फिर मैं क्यों आपके साथ डिनर पर जाऊं? ये बहुत ही गलत काम है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। पहले आपको किस करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है और अब दोबारा डिनर वगैरह पर मैं नहीं जा सकती। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। वैसे भी कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तभी इसके जवाब में गर्वित ने सपाट तरीके से कहा, लेकिन उनमें से किसी ने मुझे किस नहीं किया था जैसे तुमने मुझे किया था। गर्वित की डायरेक्ट ये बात सुनकर एरिशा स्पीचलेस हो गई और दूसरे ही पल उसने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, आप बात बात पर इस बात की धमकी मुझे क्यों देते हैं? क्या आपके पास कोई और बात नहीं है कहने के लिए? ये सुनकर गर्वित तिरछा मुस्कुराया और उसके फूले हुए गालों को खींचते हुए बोला, यू आर रियली क्यूट, और जब तुम मेरी इस बात से चिढ़ जाती हो तो और भी ज्यादा क्यूट लगती है। यू नो यू आर माई क्यूट लिटिल स्टूडेंट। ये कहते हुए उसने उसके होठों को भी अपनी उंगलियों से मसल दिया, जिससे एरिशा की एक दर्द भरी सिसकी निकल गई। महसा सर। फिर गर्वित तिरछी स्माइल के साथ वहां से बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ जादर्श इस वक्त चारों तरफ कॉलेज में टहल रहा था और उसने गुस्से के साथ कहा, बाबू मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं उन्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, पर मैंने उन्हें देखा था कि वो कॉलेज में ही थे, तो फिर वो कहाँ गायब हो गए? फिर तभी उसकी नज़र सामने से कॉरिडोर से आते हुए गर्वित पर चली गई। गर्वित को देखते ही वो तुरंत गुस्से के साथ गर्वित की तरफ आया और बोला, चाचू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी ये बात सुनते ही गर्वित के चलते कदम रुक गए और वो अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर बोला, तुम्हें अपनी स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए। इससे ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर आदर्श ने दांत पीसते हुए कहा, चाचू इससे भी कई ज्यादा जरूरी बात है, जिसका जवाब सिर्फ आप ही मुझे दे सकते हैं और आपको ये देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही जो कुछ भी किया है उससे मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। इसलिए प्लीज मेरे साथ चलिए। ये कहते हुए वो दूसरे रूम की तरफ बढ़ गया और वही गर्वित उसे जाते हुए कुछ पल तक देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर अचानक से एक तिरछी स्माइल आ गई और वो भी उसके पीछे बढ़ गया। कमरे में आते ही आदर्श ने गुस्से के साथ कहा, चाचू साफ साफ बताए आपने बुआ को अचानक से लंदन से दिल्ली क्यों बुलाया और मुझे इसका पूरा सच जानना है। झूठ बोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। उसकी ये बात सुनते ही गर्वित के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने ठंडी आवाज में कहा, What do you mean by that? आदर्श ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब साफ है कि जब बुआ इंडिया नहीं आना चाहती थी तो आपने जबरदस्ती उन्हें इंडिया क्यों बुलाया? क्योंकि मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा कि वो आप ही थे जिन्होंने उन्हें यहाँ पर बुलाया है। इसलिए आपको साफ साफ मेरी बातों का जवाब देना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अब गर्वित अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर बोला, अगर तुम्हें जवाब सुनना है तो सुनो, मैं नहीं चाहता था कि वो लड़की तुम्हारे साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर उस सुकौर पार्टी में जाए। गॉट इट? जैसे ही गर्वित ने ये बात बोली, आदर्श तो बिल्कुल शॉक ही हो गया और वो बस एक पल के लिए गर्वित को ही देखता रह गया।
क्या होगा अब आगे? Ch 23, यू आर क्यूट। अब आगे? आदर्श को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने न समझी में कहा, चाचू मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। आप आखिर ईर्ष्या से इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हैं? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? ये कहते हुए वो गौर से गर्वित को देखने लगा, लेकिन गर्वित के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं आए। उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, मैं नहीं चाहता तुम पढ़ाई से दूर हो। भाई ने तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर यहाँ पर भेजा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, दुनियादारी में नहीं। आई होपा तुम मेरी बात समझ गए होगे और अब तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करोगे। ये सुनकर गुस्से से दांत पीसते हुए आदर्श ने कहा, चाचू मुझे नहीं पता आपको ईर्ष्या से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ईर्ष्या बहुत ही अच्छी लड़की है। आई नो, आप मेरे अच्छे के लिए ही मुझे ऐसे कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे अगर खुश देखना चाहते हैं तो प्लीज ईर्ष्या को मेरी गर्लफ्रेंड बनने दीजिए। मैं सच में उसे बहुत लाइक करता हूँ। यो बहुत ही प्यारी और मासूम है। उसके अंदर बाकी लड़कियों की तरह बालाकियां नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं किसी दिन आपको अकेले में उससे मिलवाऊंगा। आप अकेले में उससे बातें कीजिएगा, थोड़ा वक्त बिताएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ये सुनकर गर्वित उसे कुछ पलटा घूरता रहा और फिर बोला, तो कब मिलवा रहे हो तुम उसे मुझसे अकेले में? अचानक से गर्वित की ये बात सुनकर आदर्श को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने दूसरे ही पल कुछ सोचकर एक्साइटमेंट के साथ कहा, चाचू मैं आज आपको मिलवा सकता हूँ। आपको तो पता ही होगा कि बुआ ने डिनर प्लान किया है, तो आज रात की डिनर पार्टी में मैं उसे अपने साथ लेकर आऊंगा और तब आप उसे अकेले में मिल लीजिएगा। आप उससे बातें करेंगे तो जरूर आपको समझ आ जाएगा कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है और फिर आपको उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये सुनकर गर्वित तिरछी स्माइल के साथ बोला, ओ रियली? इसके जवाब में आदर्श ने भी जल्दी से अपना सर हिलाकर कहा, हाँ चाचू बिल्कुल, मैं उसे इनवाइट कर देता हूँ, जिससे आज ही आप उससे अकेले में मिल सके। ये कहकर वो अब मुस्कुराते हुए वहां से बाहर निकल गया। इधर गर्वित उसे जाते हुए कुछ पल तक देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। इधर दूसरी तरफ ईर्ष्या अभी भी दीवार से टिककर खड़ी थी और उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब करे तो करे क्या। उसने मन में कहा, आखिर प्रोफेसर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो मुझे डिनर पर क्यों लेकर जाना चाहते हैं? मैं नहीं जाना चाहती। मेरा बिल्कुल भी उनके साथ कहीं भी जाने का मूड नहीं है। खासकर अकेले में तो उनके साथ में बिल्कुल भी वक्त नहीं बिता सकती। उनकी हरकतें मुझे डरा देती है और जब से ये कांड हुआ तब से तो मुझे और भी ज्यादा उनसे डर लगता है। नहीं, मैं हरगिज उनके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ये सब सोचते हुए वो वहां से बाहर निकल गई। वो वापस कैंपस एरिया में आई तो वहां आधे से ज्यादा स्टूडेंट घर जा चुके थे, लेकिन लारा अभी भी वहीं पर खड़ी थी। लारा ने जैसे ही ईर्ष्या को देखा वो तुरंत गुस्से से उसके पास आते हुए बोली, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हें होश भी है कि तुम इस वक्त अकेले यहाँ हो? ये सुनकर अपना सिर हिलाते हुए ईर्ष्या ने कहा, आई एम सॉरी, वॉशरूम में मुझे थोड़ा लेट हो गया। तभी फिर लारा ने कहा, चलो अब घर चलते हैं, आज वैसे भी सैटरडे है तो हम मूवी का प्लान बनाते हैं। मूवी की बात सुनकर ईर्ष्या की भी आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत कहा, हो चलिए आज मूवी देखने चलते हैं। वैसे भी काफी वक्त हो गया, जब से कॉलेज शुरू हुआ है तब से मैं मूवी देखने नहीं गई। ये सुनकर लारा मुस्कुराई और फिर वो दोनों ही वहां से बाहर की तरफ जाने लगे, लेकिन सभी पीछे से आवाज आए, ईर्ष्या रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आदर्श की आवाज सुनते ही ईर्ष्या और लारा दोनों ही रुक गए। ईर्ष्या की आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत आदर्श की तरफ मुड़कर बोली, आदर्श क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? आदर्श उसके पास आया और ईर्ष्या को कौन से देखते हुए बोला, तुम्हें अगर मेरी माफी चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ आज डिनर पर चलना होगा। ये सुनते ही ईर्ष्या की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत घबरा कर बोली, क्या डिनर पर? लेकिन अचानक से कैसे? मैं कुछ समझ नहीं पाई। तुम मुझे अचानक से डिनर पर क्यों लेकर जाना चाहते हो? इसके जवाब में आदर्श ने कहा, तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरे बारे में जानना है और अभी तक मैंने कुछ भी तुम्हें ठीक से नहीं बताया है अपने बारे में। तो आज जो डिनर मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ उसमें तुम मुझे ठीक से जान जाओगी, जिससे कि हम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशन को आगे लेकर जा सकते हैं। ये सुनते ही परेशा ने तुरंत एक्साइटमेंट के साथ कहा, तुम सच कह रहे हो?
पे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं जबर तुम्हारे साथ डिनर पर चलूंगी। ये कहकर वो मुस्कुराए, लेकिन तभी लारा ने उसके कान में धीरे से कहा, इतनी ज्यादा एक्साइटेड ना हो। क्या पता ये डिनर के बहाने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे या फिर तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करे, या फिर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये तुम्हारे साथ रात बिताए। उसकी ऐसी बात सुनकर एरिशा की आंखें बड़ी हो गई और वो अब थोड़ा घबराते हुए आदर्श को देखने लगी। आदर्श अब लारा को घूर रहा था। उसने गुस्से के साथ कहा, मुझे अच्छे से पता है तुम इस वक्त उसे क्या कह रही हो, लेकिन तुम्हें मुझ पर डाउट करने की जरूरत नहीं है। मैं एक इज्जतदार घर से बिलोंग करता हूँ। अभी तुम्हें मेरे बारे में ठीक से पता नहीं है, इसलिए तुम ऐसा सोच रही हो, लेकिन एरिशा आज मेरे बारे में जान जाएगी, फिर तो ये मुझ पर कभी डाउट ही नहीं करेगी। ये सुनकर लारा ने मुंह बनाकर कहा, लिसन, मेरे पास इकलौती मेरी दोस्त है। अगर इससे तुमने कुछ भी किया डिनर के बहाने से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। से सुनकर आदर्श ने कहा, ये अब सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं है, बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है, इसलिए तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड की केसर अपनी जान से भी बढ़कर करूंगा। ये सुनकर एरिशा का चेहरा लाल हो गया। उसके चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई और वही लारा ने मुंह बनाकर उन दोनों को घूरा। वो उन्हें घूरते हुए बोली, तो फिर अब तुम दोनों के बीच मेरा क्या काम है? मैं जा रही हूँ और आज का जो हमारा मूवी का प्लान था वो कैंसिल हो गया। तुम जाओ अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के साथ डिनर डेट पर। ये सुनकर एरिशा का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया और उसने शर्माते हुए बस अपना सर हिला दिया। इसके बाद लारा वहां से चली गई। फिर आदर्श ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुनकर एरिशा मुस्कुराए और फिर आदर्श उसे अपने साथ लेकर कार की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में आदर्श ने अपनी कार उसके घर के बाहर रोकी। फिर एरिशा कार से बाहर निकलते हुए बोली, आदर्श, उस दिन मैंने तुम्हें कॉफी पर इनवाइट नहीं किया था, लेकिन आज मैं तुम्हें कॉफी पर इनवाइट कर रही हूँ। तुम्हें पता है मेरे हैडी बहुत अच्छी कॉफी बनाते हैं, चलो चलते हैं। ये सुनकर मुस्कुराते हुए आदर्श ने कहा, बैंक गाजा, तुमने आज मुझे इनवाइट किया, वरना मुझे लग रहा था कि शायद मैं फिर से तुम्हारे गेट से बाहर ही चला जाऊंगा। ये सुनकर एरिशा मुस्कुराए और फिर आदर्श को वो अंदर लेकर गई। सोफे पर इस वक्त अभिषेक जी बैठे हुए पेपर पढ़ रहे थे और तभी उनकी नजर उन दोनों पर चली गई। एक अनजान लड़के को एरिशा के साथ आते देखा तो अभिषेक जी ने नासमझी में कहा, एरिशा बेटा, ये लड़का कौन है? तभी एरिशा मुस्कुराते हुए आदर्श को अभिषेक जी से मिलवाते हुए बोली, डैडी, ये आदर्श है, मेरा फ्रेंड, इसके बारे में मैंने आपसे बताया था ना। ये सुनकर अभिषेक जी को कुछ याद आया और वो तुरंत आदर्श को देखकर मुस्कुरा कर बोले, हाँ हाँ बेटा, मुझे याद आया। आदर्श बेटा, तुम तो बहुत हैंडसम हो। ये सुनकर आदर्श मुस्कुराया और नीचे झुककर उनके पैरों को छुआ। ये देखकर अभिषेक जी ने कहा, अरे तुम बहुत संस्कारों वाले भी हो, कौन से खानदान से बिलोंग करते हो? ये सुनकर आदर्श एक पल के लिए चुप हो गया और उसने मन में कहा, फिलहाल के लिए डैड ने कहा था कि मैं अपने खानदान को ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकता जब तक कि मैं उन्हें अच्छे खासे एग्जाम्स में मार्क्स नहीं लाकर दे देता, इसलिए मैं शायद इनसे भी नहीं बता सकता कि मैं किस खानदान से बिलोंग करता हूँ। चरना, उन्हें तो बिजनेस के बारे में पता ही होगा और ये तुरंत जान जाएंगे और फिर पता नहीं मेरे साथ पे कैसे बिहेव करेंगे। आदर्श अभी खुद में ही उलझा हुआ था कि तभी एरिशा ने धीरे से कहा, मेरे डैडी इंतजार कर रहे हैं, तुम क्या सोच रहे हो? तभी आदर्श ने जल्दबाजी के साथ कहा, नहीं नहीं, सॉरी अंकल, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल से घर से बिलोंग करता हूँ। मैं और एरिशा दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए हम दोनों की दोस्ती हो गई। ये सुनकर फिर अभिषेक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम भी नॉर्मल घर से ही बिलोंग करते हैं। जैसा कि तुम देख ही रहे हो, हमारा घर कितना छोटा है, पर तुम इसे अपना ही घर समझो। बैठो, मैं तुम दोनों के लिए कॉफी लेकर आता हूँ। तभी एरिशा ने भी स्माइल के साथ कहा, ओके डैडी, आप कॉफी लेकर आए, तब तक मैं आदर्श को अपना रूम दिखाती। इसके जवाब में मुस्कुराते हुए अभिषेक जी ने कहा, हाँ बेटा, जरूर कॉफी बन जाएगी तो मैं बुला लूंगा। इसके बाद वो किचन में चले गए और इधर एरिशा आदर्श को लेकर सीधे अपने कमरे में आई। कमरे में पहुंचते ही आदर्श ने आसपास देखते हुए कहा, क्या बात है, तुमने तो अपने रूम को बहुत ही अच्छे से डेको किया है।
यहाँ पहुंचकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं डिज्नीलैंड में आ। ये सुनकर एरिशा ने हंसते हुए कहा, एक्चुअली बचपन से ही मुझे डिज्नीलैंड जाना था, पर जैसा कि तुम जानते हो कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा इतना बजट नहीं बन पाया। लेकिन जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, तब मैं डिज्नीलैंड जरूर जाऊंगी। ये सुनकर आदर्श उसे कुछ पल तक ध्यान से देखता रहा और फिर आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़कर बोला, अगर ऐसी बात है तो जब हम दोनों का रिश्ता पुराना हो जाएगा तब हम जरूर डिज्नीलैंड चलेंगे, या फिर जब तुम मेरी बीवी बन जाओगी तब हम डिज्नीलैंड चलेंगे। बीवी का नाम सुनते ही एरिशा के कान खड़े हो गए और वो अपनी आंखें फाड़े आदर्श को देखकर बोली, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। इसके जवाब में आदर्श ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया, पर तुम इसे भूल जाओ, अभी के लिए हम सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही बनते हैं। ये कहकर वो फिर बात बदलते हुए बोला, वैसे तुम बचपन में काफी ज्यादा क्यूट थी, बिल्कुल आज की तरह। वहीं एरिशा ने भी फिर इतना ध्यान नहीं दिया और वो अपनी टेबल पर रखी बचपन की फोटोज को देखकर स्माइल के साथ बोली, यू नो वाटा, सब ये कहते हैं कि मैं बचपन में बहुत ज्यादा क्यूट थी, एकदम गोलू मोलू जैसी, पर अभी मैं शायद उतनी ज्यादा क्यूट नहीं हूँ। ये सुनकर आदर्श ने उसे फिर से देखा और उसके गालों को खींचते हुए बोला, किसने कहा तुम अब क्यूट नहीं हो? तुम अभी भी पहले जैसे क्यूट हो। ये सुनकर एरिशा की आंखें बड़ी हो गई और आदर्श उसके चेहरे को धीरे से सहलाने लगा। उसके सहलाने से एरिशा को एक अजीब सी सिरहन महसूस होने लगी। तभी उसके चेहरे को सहलाते हुए आदर्श की निगाह उसके छोटे से पिंक लिप्स पर गई। उसके पिंक लिप्स को देखकर आदर्श अपने होठों को हल्के से बाइट करके धीरे से बोला, यू नो वॉट, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब तुम्हें इतना लाइक करने लगा, और अब जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी हो तो क्या हम दोनों किस कर सकते हैं? जैसे ही किस का नाम एरिशा ने सुना वो शॉक हो गई और तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, क्या कहा तुमने? इसके जवाब में आदर्श ने कहा, कोई जल्दी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, बाकी अगर तुम अभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती तो इट्स ओके। ये कहकर वो फिर दूसरी तरफ जाने लगा। इधर एरिशा उसे कुछ पल तक जाते हुए देखती रही और फिर मन में बोली, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब भी आदर्श मुझे किस करने की बात कहता है मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, और फिर वही जब प्रोफेसर मुझे किस करने की बात करते हैं तो मुझे इतना डर नहीं लगता। आखिर मुझे हो क्या रहा है? घर आदर्श मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे उसे कभी ना कभी तो किस करना ही पड़ेगा ना, और जब वो खुद से कह रहा है तो मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए। वैसे भी लारा ने कहा था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में किस होना बहुत ही आम बात है। हाँ, शायद मुझे उसे किस करना ही चाहिए। ये कहते हुए एरिशा ने खुद को संभाला और फिर आदर्श के पास जाते हुए मुस्कुराकर बोली, आदर्श चलो हम किस करते हैं। आदर्श जो उसके बचपन की फोटोज को देख ही रहा था, जैसे उसने ये सुना अचानक से वो रुक गया और दूसरे ही पल उसकी आंखों में एक अलग एक्सप्रेशंस आ गए। पर ये गलत है, अभी हम सिर्फ 16 साल के हैं और इस उम्र में ऐसे करना ठीक नहीं है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, स्कूल की अब छुट्टी हो गई है। ये कहते हुए एक स्कूल ड्रेस में लड़की जो लाइब्रेरी के वॉल से टिक कर डरी सहमी खड़ी थी, उसने अपने करीब मौजूद उस लड़के को खुद से दूर किया, लेकिन वो लड़का अपनी गुस्से भरी आंखों से उसे देखते हुए उसके होठों को मसलकर बोला, मैंने पहले ही कहा था मेरे अत्तावा क्लास के किसी भी लड़के से बात मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये सुन यो लड़की शॉक हुई, पर तभी उस रूड लड़के ने उस लड़की के होठों को अपने होठों में लेकर गुस्सों से चूमने लगा। क्यों कर रहा है वो लड़का उस लड़की के साथ ऐसा? आखिर कौन है वो दोनों? 24 ये किसिंग वाला टॉर्चर, अब आगे। ये कहकर वो फिर दूसरी तरफ जाने लगा। इधर एरिशा उसे कुछ पल तक जाते हुए देखती रही और फिर मन में बोली, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब भी आदर्श मुझे किस करने की बात कहता है मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, और फिर वही जब प्रोफेसर मुझे किस करने की बात करते हैं तो मुझे इतना डर नहीं लगता। आखिर मुझे हो क्या रहा है? पर आदर्श मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे उसे कभी ना कभी तो किस करना ही पड़ेगा ना, और जब वो खुद से कह रहा है तो मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए। वैसे भी लारा ने कहा था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में किस होना बहुत ही आम बात है। हाँ, शायद मुझे उसे किस करना ही चाहिए। ये कहते हुए एरिशा ने खुद को संभाला और फिर आदर्श के पास जाते हुए मुस्कुराकर बोली, आदर्श चलो हम किस करते हैं। आदर्श जो उसके बचपन की फोटोज को देख ही रहा था,
जैसे उसने ये सुना अचानक से वो रुक गया और दूसरे ही पल उसकी आंखों में एक अलग एक्सप्रेशंस आ गए। इधर दूसरी तरफ धानी इस बत्ता अपने होटल रूम में बैठी अपना रचअप कर रही थी। तभी असिस्टेंट आया और उसने कहा, मैडम मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं। इसके जवाब में धानी ने कहा, मैनेजर इस वक्त मुझे पता है काफी गुस्से में होगा, क्योंकि मैंने लंदन की फैन मीटिंग अचानक से कैंसिल कर दी, पर उनसे कह दो कि मैं जल्दी से वापस से कैचअप करूंगी। ये सुनकर असिस्टेंट ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ओके मैडमा, पर वो लॉबी में आपका इंतजार कर रहे हैं, एक बार चलकर मिल लीजिए। ये सुनकर धानी ने अपना सर हिलाया। इसके बाद उसने अपने श्रग को पहना और अपने बालों को समेटते हुए सीधे वहां से बाहर निकल गई। वो नीचे कॉरिडोर की तरफ जा रही थी। इस वक्त वो कुछ गुनगुना रही थी, लेकिन तभी अचानक से कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिस वजह से धानी के चलते कदम एकदम से रुक गए और जैसे ही उसने उस इंसान को देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपने कदम पीछे लेकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके जवाब में वो ब्लैक आउटफिट में मौजूद इंसान तिरछा मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ? मुझे देखकर शीख हो गई। धानी ने गुस्से के साथ कहा, लिसन, अभी के अभी मेरे रखे से हट जाओ और तुम यहाँ कर क्या रहे हो? इसके जवाब में वो अट्रैक्टिव और हैंडसम इंसान अपनी ठंडी आवाज में बोला, मैंने सोचा कि काफी वक्त हो गया है तुमसे मिले, एक बार तुमसे मिल लेता हूँ। ये सुनते ही गुस्से के साथ धानी आसपास देखते हुए बोली, सिक्योरिटी असिस्टेंट, क्या कोई यहाँ पर है? इस इंसान को यहाँ से तुरंत के तुरंत बाहर निकालो। ये कहते हुए धानी लगातार अपने कदम पीछे ले रही थी, लेकिन वो इंसान लगातार धानी की तरफ चलकर पागलों की तरह हंसकर बोला, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। अगर तुम्हारी आवाज कोई सुन सकता है तो वो मैं हूँ, आदित्य खुराना। ये सुनते ही धानी ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे नफरत है तुम्हारे इस नाम से। मुझे तुमसे ही नफरत है और तुम जो मेरे रास्ते में आए हो अभी के अभी चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो दूसरी तरफ से जाने को हुई, लेकिन तभी आदित्य आगे बढ़ा और उसने सीधे धानी को कसकर गर्दन से पकड़कर दीवार से सटा दिया। धानी की आंखें बड़ी हो गई। वो चिल्लाते हुए बोली, आदित्य छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? आज भी उसी तरह टॉक्सिक हो। मुझे तुम जैसे इंसान से नफरत है, छोड़ो मुझे। लेकिन आदित्य ने बहुत ही बेरहमी के साथ कहा, अगर तुम्हें मुझसे नफरत है तो प्यार मुझे भी तुमसे नहीं है, लेकिन तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। तुम्हें क्या लगा पुलिस वाले मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? तुम उनसे मेरी शिकायत करोगी तो वो मुझे जिंदगी भर के लिए जेल में कैद कर देंगे। तुम्हें पता नहीं है, पर मैं एक पागल इंसान हूँ और अगर मैं किसी चीज को पाने के बारे में सोच लेता हूँ तो उसे हासिल करके रहता हूँ, और अभी तो मैंने तुम्हें तड़पाने के बारे में सोचा है। तुम इतने सुकून के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। किसी को तकलीफ पहुंचाकर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम सुकून से जियो। ये सुनते ही धानी की आंखों में डर आ गया और उसने गुस्से के साथ कहा, मैं तुम्हें आज भी कह रही हूँ, उन सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था वो सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं ऐसा कुछ जानती होती तो मैं ऐसा करती ही नहीं। तभी आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी वजह से ही वो सब कुछ हुआ है और तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती। पर तुम्हें पुलिस तो इस चीज की सजा नहीं दे सकती, लेकिन मैं जरूर दूंगा, क्योंकि तुम एक सुपरस्टार हो और बहुत बड़े खानदान से बिलोंग करती हो। तुम्हारा वो भाई तुम्हें आसानी से बचा लेता है, लेकिन अब वो चाहकर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें इस कदर तड़पाऊंगा कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। ये सुनते ही धानी एकदम से शॉक हो गई और वो जोर जोर से आदित्य को खुद से दूर करने लगी, लेकिन आदित्य उससे दूर होने के बजाय उसके और भी ज्यादा नजदीक आते हुए उसके बालों को सूंघते हुए बोला, जब भी मैं तुम्हें बिलबोर्ड या टीवी पर देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं तुम्हारे करीब होता और आज मैं अपने ख्वाहिश को पूरा करूंगा। ये सुनकर धानी ने घबरा कर कहा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो आदित्य, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये कहकर वो उसे धक्का देने लगी, लेकिन आदित्य उससे दूर होने के बजाय उसके और भी ज्यादा नजदीक आते हुए बोला, तुमने मुझे पागल कर दिया और मैं जब तक तुम्हें जिंदा जला नहीं देता जैसे वो जिंदा जली थी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये सुनते ही धानी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बस शॉक्ड होकर आदित्य को देखते रह गई। इधर दूसरी तरफ ऋषा ने जब ये बात बोली
तो आदर्श अब उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या तुम सच कह रही हो? क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? इसके जवाब में एरिशा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और किस करना बहुत ही आम बात है। इसलिए मैं तुम्हें परमिशन दे रही हूँ। तुम मुझे किस कर सकते हो? ये कहते हुए वो अपने कदम पीछे लेने लगी और वही आदर्श के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराकर बोला, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की हो, लेकिन अब जब तुम खुद मुझे परमिशन दे रही हो तो मैं जरूर तुम्हें किस करूंगा। ये कहते हुए वो अब उसके करीब आ गया। इधर एरिशा का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अपनी नजरें चुरा रही थी, लेकिन आदर्श ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा और उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए बोला, यू नो वॉट, ये हमारे रिश्ते को नई शुरुआत देगा। इस किस के बाद हम दोनों ऑफिशियल तरीके से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। ये सुनकर एरिशा ने भी हल्की से स्माइल के साथ अपना सर हिला दिया। इसके बाद आदर्श नीचे झुका और वो उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। अब उन दोनों के होठों के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। एरिशा को आदर्श की गर्म सांसें खुद पर महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसने आदर्श के शर्ट को कसकर पकड़ लिया और वही आदर्श जैसे ही उसके होठों को छूने के लिए झुका, पर वो अभी उसके होठों को छू पाता उससे पहले ही दरवाजे पर अभिषेक जी ने खटखटाते हुए कहा, एरिशा बेटा, आदर्श बेटा, क्या तुम दोनों अंदर हो? मैं तुम दोनों के लिए कॉफी यहीं पर लेकर आ गया। जैसे ही अभिषेक जी की आवाज आए एरिशा को जैसे होश आया। उसने जोर से आदर्श को दूर धक्का दे दिया। आदर्श 2 कदम लड़खड़ा गया और हैरानी के साथ उसे देखने लगा। एरिशा को समझ ही नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा किया तो किया क्यों, तो वो तुरंत घबरा कर बोली, आई एम सॉरी आदर्श, मैं तुम्हें ऐसे धक्का नहीं देना चाहती थी, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया। शायद डैड के डर की वजह से। अगर डैड ने हमें ऐसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर फिर आदर्श ने अपना सर हिलाकर कहा, हाँ ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं, हम किसी और दिन किस कर लेंगे, वैसे भी अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये कहकर वो मुस्कुराया और एरिशा भी स्माइल करने लगी, जिसके बाद उसने दरवाजा खोला। अभिषेक जी मुस्कुराते हुए खड़े थे। फिर उन्होंने उन दोनों की तरफ कॉफी का मग बढ़ाकर कहा, अब तुम दोनों बच्चे आराम से बातें करो। इसके बाद वो वहां से चले गए। इधर फिर आदर्श उसके साथ कॉफी पीने लगा। कॉफी पी लेने के बाद फिर आदर्श वहां से जाते हुए बोला, अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हें मैं रात को पिक करने के लिए आऊंगा, रेडी रहना। ये सुनकर स्माइल के साथ एरिशा ने अपना सर हिला दिया और फिर आदर्श वहां से चला गया। इधर आदर्श के जाने के बाद एरिशा सीधे बेड पर बैठ गई। बेड पर बैठते ही उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे वो पल याद आने लगा जब वो और आदर्श लगभग किस करने ही वाले थे और फिर उसने झटके से आदर्श को दूर धक्का दे दिया था। वो सब कुछ सोचकर उसने करवट बदली और खुद से बोली, मुझे ऐसा क्या हो गया था कि मैंने आदर्श को इतनी जोर का धक्का दिया। शायद डैड के डर की वजह से ही ऐसा हुआ होगा, वरना आदर्श तो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं उससे अब धीरे धीरे प्यार भी करने लगूंगी, तो उसे धक्का देने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगी और अपनी आंखें बंद करके सो गई। लगभग आधे घंटे बाद ही एरिशा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके होठों को अजीब तरह से सख्त कर रहा हो, जिससे उसे दर्द महसूस हो रहा था। वो काफी गहरी नींद में थी, लेकिन नींद में ही दर्द महसूस होने की वजह से वो धीरे से अपनी आंखें खोलने लगी। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें उस इंसान की नजरों से मिली जिसकी नजरें बिल्कुल ठंडी थी। उस इंसान को देखते ही एरिशा की आंखें बिल्कुल बाहर निकल आए और कुछ बोलने की उसने कोशिश की, पर उसके होंठ उस इंसान के होठों के बीच पूरे दबे हुए थे। वो इंसान उसके ऊपर झुका हुआ था और एरिशा के दोनों हाथ भी इस वक्त बंधे हुए थे। एरिया बहुत ज्यादा डर गई और वो तुरंत डरते हुए अपना चेहरा इधर उधर घुमाने लगी, लेकिन वो चाहकर भी स्ट्रगल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके दोनों हाथ चे हुए थे और न ही यो गुरप्रीत को खुद से दूर कर पा रही थी। गुरप्रीत इस वक्त उसे बस गहराई से किस कर रहा था। जब एरिशा को सांस लेने में हद से ज्यादा तकलीफ हुई तब गुरप्रीत उसके होठों को रिहा करते हुए गहरी आवाज में बोला, तुम्हारे लिप्स का एडिक्शन हो गया है मुझे। जब भी ये मुझे नहीं मिलते तो मैं बिल्कुल पागल हो जाता हूँ। मेरे लिए ये हर रोज एक मेडिसिन का काम करते हैं। ये कहते हुए गुरप्रीत तिरछा मुस्कुराया और उसके ऊपर से हट गया। इधर उसके हटते ही एरिशा जोर जोर से सांस लेने लगी। उसकी सांसें अनस्टेबल थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कि कब से उसकी सांसें रुकी हुई हो। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था और वो गुस्से से दूसरे पर चिल्लाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे कमरे में बिना परमिशन के आने की और मुझे इस तरह से किस करने की? ये कोई किस नहीं है, बल्कि अपने तो मेरे होठों को बिल्कुल निगल लिया था। ये कहकर वो धीरे से अपने होठों को टच करने लगी। उसकी होंठ बुरी तरह से फूले हुए थे, जैसे काफी घंटे से उसे किस किया जा रहा हो। ये सब महसूस करके अब एरिशा का दिमाग खराब हो गया और वो तुरंत अपने दोनों हाथों को देखने लगी जो बंधे हुए थे। उसे देखकर वो और भी ज्यादा गुस्से से बोली, प्रोफेसर मेरे हाथ खोलो, में आप क्या कर रहे थे मेरे साथ? गर्वित अपने पेट के दोनों पंकेट में हाथ डालकर बिना किसी भाव के साथ खड़ा हो गया और उसे ही गौर से देखाने लगा। एरिशा परेशान होकर बोली, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? मैंने कहा मेरे हाथ खोलो और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी देर तक किस करने की? इसके जवाब में अब गर्वित ने गहरी स्माइल के साथ कहा, क्या तुम भूल गई हमारे बीच क्या डील हुई थी? डील का नाम सुनते ही एरिशा पागल होते हुए बोली, क्या जिंदगी भर आप उस डील के लिए मुझे टॉर्चर करते रहेंगे? आप मुझे मेरी जिंदगी अपने तरीके से क्यों नहीं जीने दे रहे हैं? मुझे पसंद नहीं है आपका ऐसे करीब आना। ये सुनकर गर्वित अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर बोला, लेकिन मैं जब तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम रेसिस्ट नहीं कर पाती। क्या इसका जवाब है तुम्हारे पास? ये सुनते ही एरिशा एक पल के लिए स्पीचलेस हो गई। तभी फिर गर्वित वहां से बाहर जाते हुए बोला, जैसा कि मैंने कहा था कि आज तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी, रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं कहकर वो वहां से चला गया और डचर एरिशा को याद आया कि आदर्श ने भी उसे डिनर पर ले जाने की बात कही थी और इधर गर्वित भी उसे डिनर पर ले जाने वाला था और अब उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैक हो गया। ये अपना सिर पकड़कर बहबहाए, ये मैं कहाँ कहीं पर बैठ गई और धीरे से बार सर या आदर्श, दोनों में से किसके साथ जाऊं, वो भी इस सो कॉल्ड डिनर पर? आखिर क्या फैसला लेगी एरिशा? किसके साथ जाएगी वो डिनर पर? पर ये गलत है, अभी हम सिर्फ 16 साल के हैं और इस उम्र में ऐसे करना ठीक नहीं है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, स्कूल की अब छुट्टी हो गई है। ये कहते हुए एक स्कूल ड्रेस में लड़की जो लाइब्रेरी के वॉल से टिक कर डरी सहमी खड़ी थी, उसने अपने करीब मौजूद उस लड़के को खुद से दूर किया, लेकिन वो लड़का अपनी गुस्से भरी आंखों से उसे देखते हुए उसके होठों को मसल कर बोला, मैंने पहले ही कहा था मेरे अलावा क्लास के किसी भी लड़के से बात मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये सुन वो लड़की शॉक हुई, पर तभी उस रूड लड़के ने उस लड़की के होठों को अपने होठों में लेकर गुस्से से चूमने लगा। क्यों कर रहा है वो लड़का उस लड़की के साथ ऐसा? आखिर कौन है वो दोनों? 25 एक बड़ा खुलासा। अब आगे एरिशा को तो एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि आखिर वो अब करे तो क्या करे। उसने खुद से फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, मैं अब इसमें किसकी हेल्प हूँ? क्या मैं लारा की हेल्प लूँ? शायद लारा ही मेरी हेल्प कर सकती है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ तो किसके साथ जाऊँ? अगर मैं आदर्श के साथ नहीं गई तो वो नाराज हो जाएगा, और अगर मैं प्रोफेसर के साथ नहीं गई तो फिर वो मुझे फिर से ब्लैकमेल करेंगे। ओ गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? ये कहते हुए उसने गुस्से से अपने बाल को पकड़ लिया। इधर दूसरी तरफ होटल में थानी इस वक्त खामोशी के साथ बैठी हुई थी। उसका दिमाग पूरा ब्लैक हो गया था और वो कुछ सोचे ही जा रही थी, लेकिन तभी दरवाजा खुला। अचानक दरवाजा खुलने से धानी एकदम से चौंक गई। उसने तुरंत डर कर सामने देखा, आदर्श खड़ा था। आदर्श को देखकर दूसरे ही पल धानी ने कहा, थैंक गॉड तुम हो, मुझे लगा कि कोई और है। ये सुनकर ना समझी में आदर्श ने कहा, क्या हुआ आपको, ऐसा क्यों लगा कि कोई और है, क्या यहाँ पर कुछ हुआ था? ये सुनकर धानी के दिमाग में फिर से वो सारे पाल घूमने लगे जब आदित्य ने वो सब कुछ उसे किया था। उन सब को सोचते हुए उसने अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने बताया? ये सुनकर आदर्श सोफे पर बैठकर मुस्कुरा कर बोला, अब आप यहाँ पर हैं तो मुझे एड्रेस ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सुनकर धानी मुस्कुराए और फिर उसने आदर्श को हक कर लिया। आदर्श ने भी धानी को हक किया और फिर धानी उसे अलग करते हुए बोली, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ये सुनकर आदर्श ने स्माइल के साथ कहा, बहुत अच्छी। धानी उसे ध्यान से देखते हुए बोली, वैसे क्या कॉलेज में तुमने अपनी कोई गर्लफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड बनाया? गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही आदर्श के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई और उसने धीरे से कहा,
हाँ, मैंने एक गर्लफ्रेंड बना लिया है। ये सुनकर धानी अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या? तो मेरे आदर्श ने गर्लफ्रेंड भी बना लिया? क्या बात है, कौन है वो? मुझे भी मिलाओ, में भी तो देखूं आखिर मेरे जिद्दी आदर्श की कौन सी गर्लफ्रेंड बनी है जो उसे संभाल रही है और कंट्रोल कर रही है। ये सुनकर मुस्कुराते हुए आदर्श ने कहा, आज रात की जो डिनर पार्टी आपने रखी है उसमें मैं उसे लेकर आने वाला हूँ। ये सुनते ही धानी ने अपनी आंखें बड़ी करके बोली, व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में? इसके जवाब में अपना सिर हाँ में